सीखना, नकल करके सीखना एक और मनोवैज्ञानिक घटना है जिसकी ड्राइविंग से प्रासंगिकता है। इसका प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने ड्राइविंग प्रशिक्षक की नकल करने का सचेत प्रयास करते हैं, जितना संभव हो उतना सुचारू और सुरक्षित रूप से ड्राइविंग करते हैं, तो आप कुछ उत्साहजनक परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप बिना सोचे समझे दूसरे लोगों के व्यवहार की नकल करते हैं, तो संभावना है कि आप बुरी गलतियां करना शुरू कर देंगे। आपको इस तथ्य का सामना करना पड़ सकता है कि आपकी ड्राइविंग की कुछ आदतें ऐसी हैं, अवांछनीय आदतें जो आपने शायद अवचेतन रूप से अपने पिता या भाई की नकल करके हासिल की हैं और जो, हालांकि आपके लिए पूरी तरह से स्वीकार्य हैं, अब उन्हें पूरी तरह से संशोधित किया जाना चाहिए। इस अवचेतन सीखने की प्रक्रिया की समझ आपको अपने ड्राइविंग प्रशिक्षक के साथ एक स्वस्थ संवाद स्थापित करने में मदद करेगी। नकल करके सीखने का अधिक गंभीर परिणाम तब सामने आ सकता है जब आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर चुके हों और अब सबक नहीं ले रहे हों। सड़क पर कई खराब ड्राइविंग शैलियां देखने को मिलती हैं, और इस बात का प्रबल जोखिम है कि आपने अपने ड्राइविंग प्रशिक्षक से जो सीखा है उसे भूल जाएंगे या अनदेखा कर देंगे। कुछ बुरी आदतें जो आप अपने आसपास देखते हैं। बेशक, कई बार ऐसा भी होता है जब ड्राइविंग स्कूल में जिस तरह से आपको सिखाया जाता है उस तरह से गाड़ी चलाना या यहाँ तक कि कानून की भावना और अक्षरशः पालन करना भी व्यवहारिक या यथार्थवादी नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, तेज गति वाले, आक्रामक ट्रैफिक वातावरण में गति सीमा के भीतर रहना लगभग असंभव हो सकता है। यहाँ हमारी सलाह सरल है, अन्य ड्राइवरों की मांग का सम्मान करें, जैसा आपको सिखाया गया है वैसे ही गाड़ी चलाएं, और खुद को याद दिलाते रहें कि कोई भी आपको ड्राइविंग की बुरी आदतें अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। सारांश में, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि हम मनुष्य कई अलग अलग, कभी कभी विरोधाभासी तंत्रों द्वारा संचालित होते हैं। बहुत अधिक तंत्र वाले लोगों को कभी कभी अत्यधिक रक्षात्मक होने के रूप में वर्णित किया जाता है, और दुर्भाग्य से यही लोग दुर्घटना के आंकड़ों को बढ़ाने में मदद करते हैं। 60,118 ડ્રાઇવિંગ વ્યક્તિત્વના લક્ષણો અને અમુક પ્રકારના ખરાબ વર્તન 6.2.9 અનુકરણ દ્વારા શીખવું એ બીજી મનોવૈજ્ઞાનિક ઘટના છે જે ડ્રાઇવિંગ સાથે સુસંગત છે. તેની અસરો હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક હોઈ શકે છે. જો, ઉદાહરણ તરીકે, તમે તમારા ડ્રાઇવિંગ પ્રશિક્ષકનું અનુકરણ કરવાનો સભાન પ્રયાસ કરો છો, શક્ય તેટલું સરળ અને સુરક્ષિત રીતે ડ્રાઇવિંગ કરો છો, તો તમે કેટલાક પ્રોત્સાહક પરિણામોની અપેક્ષા રાખી શકો છો. જો, બીજી બાજુ, તમે વિચારવાનું બંધ કર્યા વિના માત્ર અન્ય લોકોના વર્તનની નકલ કરો છો, તો તમે ખરાબ ભૂલો કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. તમારે એ હકીકતનો સામનો કરવો પડી શકે છે કે તમારી ડ્રાઇવિંગની કેટલીક આદતો છે અનિચ્છનીય આદતો કે જે તમે કદાચ અર્ધજાગૃતપણે તમારા પિતા અથવા ભાઈનું અનુકરણ કરીને કેળવી લીધી હોય અને જે તમને સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકાર્ય હોવા છતાં હવે સંપૂર્ણ રીતે સુધારવી જોઈએ. આ અર્ધજાગ્રત શીખવાની પ્રક્રિયાની સમજ તમને તમારા ડ્રાઇવિંગ પ્રશિક્ષક સાથે તંદુરસ્ત સંવાદ સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. એકવાર તમે તમારી ડ્રાઇવિંગ કસોટી પાસ કરી લો અને હવે તમે પાઠ ન લો પછી અનુકરણ દ્વારા શીખવાનું વધુ ગંભીર પરિણામ આવી શકે છે. રસ્તા પર ઘણી બધી ખરાબ ડ્રાઇવિંગ શૈલીઓ જોવા મળે છે અને તમારા ડ્રાઇવિંગ પ્રશિક્ષક પાસેથી તમે જે શીખ્યા તે તરફેણમાં તમે ભૂલી જશો અથવા અવગણશો તેવું જોખમ છે. કેટલીક ખરાબ ટેવોમાંથી જે તમે તમારી આસપાસ જુઓ છો. કબૂલ છે કે એવા સમયે હોય છે જ્યારે તમને ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાં જે રીતે શીખવવામાં આવ્યું હતું તે રીતે ચલાવવું અથવા તો કાયદાની ભાવના અને પત્રનું પાલન કરવું વ્યવહારુ અથવા વાસ્તવિક લાગતું નથી. ઝડપી, ગતિશીલ, આક્રમક ટ્રાફિક વાતાવરણમાં, ઉદાહરણ તરીકે, ઝડપ મર્યાદામાં રાખવું લગભગ અશક્ય બની શકે છે. અમારી સલાહ અહીં સરળ છે, અન્ય ડ્રાઈવરોની માંગને માન આપો, તમને શીખવવામાં આવ્યું છે તેમ ડ્રાઇવ કરો અને તમારી જાતને યાદ અપાવતા રહો કે કોઈ તમને ખરાબ ડ્રાઇવિંગ ટેવો અપનાવવા દબાણ કરી શકશે નહીં. સરવાળે, તેથી, એવું લાગે છે કે આપણે મનુષ્યો વિવિધ, કેટલીકવાર વિરોધાભાસી, પદ્ધતિઓ દ્વારા સંચાલિત છીએ. ઘણી બધી મિકેનિઝમ ધરાવતા લોકોનું વર્ણન ક્યારેક વધુ પડતા રક્ષણાત્મક તરીકે કરવામાં આવે છે, અને દુર્ભાગ્યવશ આ લોકો જ અકસ્માતના આંકડાને વધારવામાં મદદ કરે છે. सेहत की खसलतें और बाज कस्म के बुरे सलूक 6.2-0.9 तकलीद से सीखना. तकलीद के जरिए सीखना एक और नफ्सियाती रुझान है जो ड्राइविंग से मुताबिकत रखता है. इसके असरात मुस्बत या मनफी हो सकते हैं.
अगर मिसाल के तौर पर आप अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की नकल करने की शौरी कोशिश करते हैं, जितनी आसानी से और महफूज तरीके से हो सके ड्राइविंग करते हैं, तो आप कुछ हौसला अफजा नताइज की तवक्को कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ आप सोचना छोड़े बगैर महज दूसरे लोगों के रवैये की नकल करते हैं, तो इम्कान है कि आप बुरी गलतियां करना शुरू कर देंगे। आपको इस हकीकत का सामना करना पड़ सकता है कि आपकी ड्राइविंग की कुछ आदतें हैं नापसंदीदा, वो आदत जो आपने शायद लाशूरी तौर पर अपने वालिद या भाई की नकल करते हुए हासिल की हैं और जो अगरचे आपके लिए बिल्कुल काबिल कबूल हैं, अब उन पर मुकम्मल नजरसानी की जानी चाहिए। इस लाशऊरी सीखने के अमल की समझ आपको अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ सेहतमंद मकालमा कायम करने में मदद देगी। नकल के जरिए सीखने का ज्यादा संगीन नतीजा सामने आ सकता है जब आप ड्राइविंग का इम्तिहान पास कर लें और मजीद सबक नहीं ले रहे हैं। सड़क पर ड्राइविंग के बहुत से खराब अंदाज नजर आते हैं और इस बात का कभी खतरा है कि आप अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से जो कुछ सीखा है उसे भूल जाएंगे या नजरअंदाज कर देंगे। कुछ बुरी आदत जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। बिलाशुबा ऐसे औकात होते हैं जब ड्राइविंग स्कूल में आपको सिखाए गए तरीके से गाड़ी चलाना या कानून की रूह और खत की पाबंदी करना भी अमली या हकीकत पसंदाना नहीं लगता है। तेज रफ्तार, जारिहाना ट्रैफिक माहौल में, मिसाल के तौर पर, रफ्तार की हद में रखना तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। हमारा मशवरा यहाँ सादा है, दूसरे ड्राइवरों के मुतालबात का एहतराम करें, जहीं कि कोई भी आपको ड्राइविंग की बुरी आदतें अपनाने पर मजबूर नहीं कर सकता। खुलासा करना इसलिए ऐसा लगता है कि हम इंसान बहुत से मुख्तलिफ, बाज़ औकात मुतज़ाद मैकेनिज्म के जरिए कारफरमा हैं। बहुत ज्यादा मैकेनिज्म वाले लोगों को बाज़ औकात हद से ज्यादा दिफाई करार दिया जाता है और बदकिस्मती से ये लोग ही हादिसात के आदादोशुमार को बढ़ाने में मदद करते हैं। 60,118 ड्राइविंग के #3 सफर #1 सती तालीम है हम जिंदगी भर सीखते हैं। सीखने के बहुत से तरीके हैं और सीखने का अमल बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से खुद को जाहिर कर सकता है। ताहम तमाम सीखने के लिए एक मुस्बत रवैया और इसके बारे में आगाही की जरूरत होती है कि इसे क्या सीखने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए ये यकीन करना गैर मामूली बात नहीं है कि वो वाकई कोई मुनासिब तरबियत हासिल किए बगैर गाड़ी चला सकते हैं। कुछ लोग अपनी सलाहियतों के बारे में गैर हकीकी तौर पर आला राय रखते हैं, ऐसा रवैया जो उनके लिए और सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। ये यकीन कि ट्रैफिक की महारतों को सिर्फ कवायद व ज़वाबित के इल्म और कार को चलाने की सलाहियत से हासिल किया जा सकता है, सड़क पर पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में इंतहाई सतही समझ का पता चलता है। अगर आप एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहते हैं तो सतही सीखना काफी नहीं है। 6.3 सफर #2 गहराई से सीखना बहुत से मुख्तलिफ ट्रैफिक हालात का अपने उस्ताद के साथ बराह रास्त तजुर्बा, तबादला ख्याल और तज्जिया करना जरूरी है, इससे पहले कि आप इस ताउन की कोई हकीकी समझ हासिल कर सकें जो सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी है। इसके बाद ही आपको जो कुछ सीखा है उसे मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखने का कोई मौका मिलेगा। इस अमल को गहराई से सीखने के नाम से जाना जाता है। लिहाजा सिर्फ ट्रैफिक के कवानीन को दिल से सीखना काफी नहीं है, इन्हें उन मुख्तलिफ मसाइल पर भी गौर करना चाहिए जिनका आप और दूसरे ड्राइवरों को सड़क पर सामना हो सकता है। एक बार जब आप गहराई से सीखना शुरू कर देते हैं तो आप जल्द ही समझ जाएंगे कि आप जितना इल्म हासिल कर सकते हैं जुमा करना इतना जरूरी क्यों है। आप असल में जो सीख रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल किया जाए, बल्कि ट्रैफिक के तरीकाकार को मजमूई तौर पर कैसे समझना है और आखिरकार जिंदा रहना और दूसरों की जिंदगियों की हिफाजत कैसे की जाए। Superficial learning. We learn throughout our lives. There are many ways of learning, and the learning process may manifest itself in many different ways. However, all learning requires a positive attitude and an awareness of just what it is that needs to be learned. For some people, it is not unusual to believe that they can drive without really having received any proper training. Some people have an unrealistically high opinion of their own abilities, an attitude that may prove disastrous both for themselves and other road users. The belief that traffic skills can be mastered simply by knowledge of the rules and regulations and the ability to maneuver a car suggests a very superficial understanding of the difficulties that may be encountered on the road. If you want to become a good driver, superficial learning is not enough. 6.3.2 In-depth learning. Many different traffic situations must be directly experienced and discussed and analyzed with your teacher before you can gain any real understanding of the cooperation that is required of all road users. Only then will you have any chance of permanently retaining what you have learned. This process is known as in-depth learning. So, it is not enough just to learn the traffic rules by heart.
they must also reflect on the various problems that you and other drivers may encounter out on the road. Once you start learning in depth, you will soon understand why it is so important to accumulate as much knowledge as you possibly can. What you are actually learning is not just how to get your driving license, but how to understand the traffic mechanism as a whole and, ultimately, how to stay alive and protect the lives of others. 60 Driving Behavior and Road Courtesy 100 सतही शिक्षा हम जीवन भर सीखते हैं। सीखने के कई तरीके हैं और सीखने की प्रक्रिया कई अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकती है। हालांकि सभी सीखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और इस बात की जागरूकता की आवश्यकता होती है कि क्या सीखने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के लिए यह विश्वास करना असामान्य नहीं है कि वे वास्तव में कोई उचित प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना गाड़ी चला सकते हैं। कुछ लोगों की अपनी क्षमताओं के बारे में अवास्तविक रूप से ऊंची राय होती है, एक ऐसा रवैया जो उनके और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यह विश्वास कि नियमों और विनियमों के ज्ञान और कार चलाने की क्षमता से ही यातायात कौशल में महारत हासिल की जा सकती है, सड़क पर आने वाली कठिनाइयों की एक बहुत ही सतही समझ का सुझाव देती है। यदि आप एक अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं तो सतही शिक्षा पर्याप्त नहीं है। 6.3.2 गहराई से सीखना इससे पहले कि आप सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक सहयोग की कोई वास्तविक समझ हासिल कर सके, कई अलग अलग ट्रैफिक स्थितियों का सीधे अनुभव किया जाना चाहिए और अपने शिक्षक के साथ चर्चा और विश्लेषण किया जाना चाहिए। केवल तभी आपके पास जो कुछ आपने सीखा है उसे स्थायी रूप से बनाए रखने का कोई मौका होगा। इस प्रक्रिया को गहन शिक्षण के रूप में जाना जाता है। इसलिए केवल यातायात नियमों को रट लेना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें उन विभिन्न समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए जिनका आपको और अन्य ड्राइवरों को सड़क पर सामना करना पड़ सकता है। एक बार जब आप गहराई से सीखना शुरू कर देंगे, तो आप जल्द ही समझ जाएंगे कि जितना संभव हो सके उतना ज्ञान जमा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप वास्तव में जो सीख रहे हैं वो सिर्फ यह नहीं है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, बल्कि समग्र रूप से यातायात तंत्र को कैसे समझें और अंततः जीवित कैसे रहें और दूसरों के जीवन की रक्षा कैसे करें। 60.3.3 अति सीखना 6.4.1 ध्यान भटकाने से बचना सभी सीखने के लिए, चाहे विषय कुछ भी हो, दोहराव की आवश्यकता होती है। अधिक सीखने का अर्थ है नए कौशलों का बार बार अभ्यास करना, महारत हासिल करने की सीमा से परे, जब तक कि वे स्वचालित न हो जाएं। ड्राइवर प्रशिक्षण के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक कौशल का बार बार अभ्यास किया जाना चाहिए जब तक कि कार चलाना दूसरा स्वभाव न बन जाए। हालांकि भले ही आपको ड्राइविंग स्कूल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण से लाभ हुआ हो और आपने अपना परीक्षण पास कर लिया हो, फिर भी जब आप ट्रैफिक में उतरेंगे तो आपको खुद को एक नौसिखिया के रूप में मानना चाहिए, जिसे आपसे पहले काफी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आप सड़क पर खुद को यथोचित सुरक्षित मान सकते हैं। नौसिखिए युवा ड्राइवरों से जुड़े दुर्घटना के आंकड़े निराशाजनक हैं और उन्हें सुधारने में मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। कई सर्वेक्षणों से पता चला है कि बढ़ते अनुभव के साथ ड्राइविंग की आदतें बदल जाती हैं और कई अनुभवी ड्राइवरों ने पाया है कि दुर्घटनाओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका सड़क पर आराम से चलना है। सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखना और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं पर नज़र रखना, अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि मूल रूप से ड्राइविंग का यही मतलब है। इसके अलावा आपको सभी ट्रैफिक संकेतों, सड़क चिन्हों और साइन पोस्टों पर नज़र रखनी होगी। अपेक्षित और अप्रत्याशित दोनों प्रकार के ट्रैफिक खतरों का उल्लेख नहीं करना होगा, जिनसे आपको संभवतः निपटना होगा। एक साथ दो काम करने की कोशिश करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, खासकर युवा, अनुभवहीन ड्राइवरों के लिए। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि अपनी कार पर से नियंत्रण खोना काफी आसान है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपको कम अनुभव होता है जितना कठिन होगा, मुसीबत से बाहर निकलना उतना ही कठिन होगा। दोनों हाथों को पहिए पर रखने के अलावा अपनी आंखें सड़क पर और अपना दिमाग यातायात पर रखना नितांत आवश्यक है। आपका ध्यान आकर्षित करने वाली भावनात्मक समस्याएं, आपके मोबाइल फोन पर बात करना, धूम्रपान करना, सीडी बदलना, इनमें से कोई भी ध्यान भटकाने वाला नहीं है जो यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला है। 61,000 श्रुति 6.3 ओवर लर्निंग 6.4 खल्फिशार से बचना तमाम सीखने जो भी मौजू है दोहराने की जरूरत है। ज्यादा सीखने का मतलब है नई महारतों पर बार बार मशक करना, महारत के मकाम से आगे, जब तक कि वो खुदकार ना बन जाएं। ड्राइवर की तरबियत की अहमियत पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। हर हुनर को बार बार मशक करना चाहिए जब तक कि गाड़ी चलाना दूसरी फितरत ना बन जाए।
ताहम अगरचे आपने ड्राइविंग स्कूल में बेहतरीन तरबियत से फायदा उठाया हो और अपना इम्तिहान पास कर लिया हो, फिर भी जब आप ट्रैफिक की तरफ जाते हैं तो आपको अपने आप को एक इब्तिदाई समझना चाहिए, जिसे आपसे पहले काफी अमली तजुर्बा हासिल करने की जरूरत होगी। सड़क पर अपने आप को माकूल हद तक महफूज समझ सकते हैं। हादिसात के आदादोशुमार जिनमें नौआमूज नौजवान ड्राइवर शामिल हैं अफसरदा किन पड़ते हैं और उनको बेहतर बनाने में मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। कई सर्वे से मालूम हुआ है कि बढ़ते हुए तजर्बे के साथ ड्राइविंग की आदत बदल जाती है और बहुत से तजुर्बाकार ड्राइवरों ने पाया है कि हादिसात से बचने का बेहतरीन तरीका सड़क पर आसानी से चलना है। अपनी नजरें सड़क पर रखना और सड़क के दूसरे इस्तेमाल करने वालों पर नजर रखना। ज्यादातर लोग मुत्तफिक होंगे बुनियादी तौर पर ड्राइविंग ही किया है। इसमें इजाफा करते हुए आपको ट्रैफिक के तमाम निशानात, सड़क के निशानात और साइन पोस्ट्स पर नजर रखनी है। ट्रैफिक के खतरात का जिक्र न करना, मुतवक्के और गैर मुतवक्के दोनों, जिनसे आपको शायद निपटना पड़ेगा। एक साथ दो काम करने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर नौजवान नातजुर्बाकार ड्राइवरों के लिए। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आपकी कार का कंट्रोल खोना काफी आसान है, बल्कि इसलिए भी कि आपका तजुर्बा कम है। मुश्किल से निकलना इतना ही मुश्किल है। दोनों हाथों को पहिए पर रखने के अलावा अपनी नजरें सड़क पर और दिमाग ट्रैफिक पर रखना बिल्कुल जरूरी है। आपकी तवज्जो के लिए जज्बाती मसाइल, आपके मोबाइल फोन पर बात करना, सिगरेट नोशी, सीडीज तब्दील करना, उनमें से कोई भी खल्फिशार ट्रैफिक की हिफाजत को फरोग देने वाला नहीं है। 61,120 ड्राइविंग का 4.2 Stress 61 When the demands of the situation begin to exceed the ability of the driver, the result is stress. Stress converts mental energy into anxiety and irrational reactions. In other words, rather than focusing all available energy on trying to resolve a complex traffic problem, the driver under stress gradually loses the ability to focus on the driving goal, which is to get from A to B safely. Of course, no two people react to stress in the same way. What causes stress in Khalid will not necessarily cause stress in Muhammad. Some people produce their best performance under low stress, others at much higher levels. While some people can withstand a great deal of stress, others give up almost immediately. Sometimes stress may even cause a blackout or mental short circuit. Everyone, especially young, inexperienced drivers, should avoid exposing themselves to excessive levels of stress. A certain tolerance to stress can be built up in due course through practical driving experience and a process of active learning. It should be noted, however, that not all stress is negative. A certain degree of stress can markedly improve your performance. Everyone, especially young, inexperienced drivers, should avoid exposing themselves to excessive levels of stress. Drive खो देता है, जो कि ए से बी तक महफूज तरीके से जाना है। यकीनन कोई भी दो अफराद तनाव पर एक ही तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करते। जो चीज खालिद में तनाव का सबब बनती है वो जरूरी नहीं कि मोहम्मद में तनाव का सबब बने। कुछ लोग कम दबाव में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हैं, दूसरे बहुत ज्यादा सतह पर। जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा तनाव को बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरे तकरीबन फौरन ही दस्तबरदार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तनाव ब्लैकआउट या ज़हनी शॉर्ट सर्किट का सबब भी बन सकता है। हर किसी को, खास तौर पर नौजवान नातजुर्बाकार ड्राइवरों को, अपने आप को जरूरत से ज्यादा तनाव का सामना करने से गुरेज करना चाहिए। ड्राइविंग के अमली तजर्बे और फाल सीखने के अमल के जरिए वक्ती तौर पर तनाव के लिए एक मखसूस रवादारी पैदा की जा सकती है। ताहम ये याद रखना चाहिए कि तमाम तनाव मनफी नहीं होता है। तनाव की एक खास हद आपकी कारकर्दगी को नुमायां तौर पर बेहतर बना सकती है। हर किसी को, खास तौर पर नौजवान नातजुर्बाकार ड्राइवरों को, अपने आप को जरूरत से ज्यादा तनाव का सामना करने से गुरेज करना चाहिए। 4.2 तनाव इकसठ जब स्थिति की मांगे चालक की क्षमता से अधिक होने लगती है, तो परिणाम तनाव होता है। तनाव मानसिक ऊर्जा को चिंता और तर्कहीन प्रतिक्रियाओं में बदल देता है। दूसरे शब्दों में, एक जटिल यातायात समस्या को हल करने की कोशिश में सभी उपलब्ध ऊर्जा को केंद्रित करने के बजाय, तनाव में रहने वाला ड्राइवर धीरे धीरे ड्राइविंग लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देता है, जो कि ए से बी तक सुरक्षित रूप से पहुंचना है। बेशक, कोई भी दो लोग तनाव पर एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जो चीज खालिद में तनाव का कारण बनती है, जरूरी नहीं कि वही मोहम्मद में भी तनाव का कारण हो। कुछ लोग कम तनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, जबकि अन्य बहुत अधिक तनाव में। जहां कुछ लोग बहुत अधिक तनाव झेल सकते हैं, वहीं अन्य लोग लगभग तुरंत ही हार मान लेते हैं।
कभी कभी तनाव ब्लैकआउट या मानसिक शॉर्ट सर्किट का कारण भी बन सकता है। हर किसी को, विशेष रूप से युवा, अनुभवहीन ड्राइवरों को, खुद को अत्यधिक तनाव के संपर्क में लाने से बचना चाहिए। व्यवहारिक ड्राइविंग अनुभव और सक्रिय सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से तनाव के प्रति एक निश्चित सहनशीलता विकसित की जा सकती है। हालांकि, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी तनाव नकारात्मक नहीं होते हैं। तनाव की एक निश्चित डिग्री आपके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है। हर किसी को, विशेष रूप से युवा, अनुभवहीन ड्राइवरों को, खुद को अत्यधिक तनाव के संपर्क में लाने से बचना चाहिए। ड्राइविंग व्यवहार और 5.1 नकारात्मक प्रभाव। जब समूह उच्च गति, रबर जलाने, फॉर्मूला 1 त्वरण और भयानक ओवरटेकिंग की मांग करने लगे तो क्या आप दबाव झेल पाएंगे? जब हम दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो कभी कभी हम अपने आप को चरित्र के विपरीत व्यवहार करते हुए पाते हैं। हम वो चीजें करते हैं जिन्हें हम आमतौर पर करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, कम से कम अपनी मर्जी से नहीं। किसी तरह, अन्य लोग और अन्य लोगों के विचार हमारे व्यवहार पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। इसलिए यदि आप दोस्तों के एक समूह के साथ गाड़ी चला रहे हैं तो आप अकेले होने की तुलना में खुद को अधिक दबाव में पा सकते हैं। एक ड्राइवर के रूप में अपनी स्वयं की प्रतिक्रियाओं को नोट करना महत्वपूर्ण है। क्या मेरे गाड़ी चलाने का तरीका मेरे दोस्तों की उपस्थिति से प्रभावित हुआ है? क्या मैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या उनकी उपस्थिति मुझे परेशान कर रही है? क्या मैं कुछ गलत करके स्वयं को मूर्ख बनाने से डरता हूँ? अन्य लोगों के समूह का प्रभाव अत्यधिक अवांछनीय हो सकता है और ड्राइवर से वो काम करवा सकता है जिसे करने के बारे में वो आमतौर पर कभी सपने में भी नहीं सोचता होगा। इस घटना को समूह दबाव के रूप में जाना जाता है और यह उस बल को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति को दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप अपने विचारों या राय को संशोधित करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे शब्दों में, ड्राइवर अपने निर्णय की तुलना में अपने यात्रियों की राय को अधिक महत्व देता है। हालांकि, समूह का दबाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। वास्तव में, ये सब अच्छे के लिए हो सकता है। यदि समूह के मूल्य अनिवार्य रूप से सुदृढ़ हैं और दृढ़ लेकिन सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किए जाते हैं, तो जिस व्यक्ति को भटकने का खतरा है, उसे अपने तरीके सुधारने के लिए राजी किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से, ये ड्राइवर और उसके यात्रियों दोनों पर लागू होता है। कुछ लोग जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और खुद को मुखर करने की अधिक क्षमता होती है, वे समूह की किसी भी नकारात्मक मांग का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। 62 अन्य लोगों के समूह का प्रभाव अत्यधिक अवांछनीय हो सकता है और ड्राइवर से वो काम करवा सकता है जिसे करने के बारे में वो आमतौर पर कभी सपने में भी नहीं सोचता हो। 5.1 मंफी असर। किया आप इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे जब ग्रुप तेज रफ्तारी, रबर जलाने, फार्मूला -1 एक्सेलरेशन और खौफनाक ओवरटेकन का मुतालबा करने लगे? जब हम दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो हम बाज़ औक़ात खुद को बिल्कुल गैर अखलाकी बर्ताव करते हुए पाते हैं। हम वो काम करते हैं जो हम आमतौर पर करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, कम से कम अपनी मर्जी से नहीं। किसी न किसी तरह, दूसरे लोगों और दूसरे लोगों के ख्यालात हमारे अपने रवैये पर एक ताकतवर असर डालते हैं। लिहाजा अगर आप दोस्तों के एक ग्रुप के साथ गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने आप को अकेले होने से कहीं ज्यादा दबाव में पा सकते हैं। बतौर ड्राइवर, अपने रद्दअमल को नोट करना जरूरी है। क्या मेरे गाड़ी चलाने का तरीका मेरे दोस्तों की मौजूदगी से मुतासिर हुआ है? क्या मैं इन्हें मुतासिर करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या उनकी मौजूदगी मुझे बेचैन कर रही है? क्या मैं कुछ गलत करके अपने आप को बेवकूफ बनाने से डरता हूँ? दूसरे लोगों के ग्रुप का असर वाउरुसूख इंतहाई नापसंदीदा हो सकता है और ड्राइवर को वो काम करने पर मजबूर कर सकता है जिसका वो आमतौर पर कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था। इस रुझान को ग्रुप प्रेशर के नाम से जाना जाता है और इससे मुराद वो क़ुव्वत है जो किसी शख्स को दूसरों की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने ख्यालात या ख्यालात में तरमीम करने पर मजबूर करती है। दूसरे लफ्जों में, ड्राइवर अपने फैसले की बजाय अपने मुसाफिरों की राय को ज्यादा अहमियत देता है। ग्रुप दबाव, ताहम, हमेशा मनफी नहीं है। दरहकीकत, ये सब कुछ भलाई के लिए हो सकता है। अगर ग्रुप की अवतार बुनियादी तौर पर दुरुस्त है और इसका इजहार एक मजबूत और एहतराम के साथ किया जाता है, तो एक फर्द जो गुमराह होने के खतरे में है उसे अपने तरीके को दुरुस्त करने पर आमादा किया जा सकता है। कुदरती तौर पर, ये ड्राइवर और इसके मुसाफिरों दोनों पर लागू होता है। कुछ लोग जिनके पास मजबूत इरादा और खुद पर जोर देने की ज्यादा सलाहियत होती है वो ग्रुप के मनफी मुतालबात का मुकाबला करने के लिए बेहतर तौर पर लैस होते हैं। 62 दूसरे लोगों के ग्रुप का असर वाउरुसूख इंतहाई नापसंदीदा हो सकता है और ड्राइवर को वो काम करने पर मजबूर कर सकता है जिसका वो आमतौर पर कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था।
106.6 थकावट और थकावट के मराहिल 6.6 बीमारी और अद्वियात मुतालात से पता चलता है कि मूत्रवी की बहुत सी अमवात के लिए थकावट या थकावट जिम्मेदार है। अगरचे ये हादिसात की दूसरी किस्मों में कम कसरत से मुलव्वस होता है, इसके बावजूद ये एक नुमायां अंसर है जिसको मद्देनजर रखा जाए। ड्राइविंग करते वक्त थकावट की सबसे आम वजह मुमकिना तौर पर जिस्मानी मशक्कत और यकजीती का मजमुआ है। लंबे अरसे तक कार चलाना आखिरकार आपके पट्टों से कुछ काम का मुतालबा करता है। एक ही वक्त में एक मसरूफ शोर वाली सड़क पर गाड़ी चलाना आपकी आंखों और कानों को थका देगा। बगैर किसी वक्फे के ज्यादा देर तक गाड़ी ना चलाएं। जैसे ही ऐसा करना महफूज और कानूनी हो, रोक दें। अगर आप थके हुए हैं तो आराम करने और ताज़ा दम होने के लिए किसी महफूज जगह पर खींचें। अगर फौरी तौर पर रुकना मुमकिन ना हो तो ताज़ा हवा आने के लिए खिड़की खोलें। ताज़ा हवा या वर्जिश थोड़े वक्त के लिए मदद कर सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक कारआमद नहीं होगी। नींद की कमी का मुकाबला करने का सबसे मौसर तरीका एक मुख्तसर झपकी लेना है। अगर आप आराम और ताजगी के लिए बाकायदा स्टॉप का इरादा करते हैं तो आपके इर्तिकाज को बहुत फायदा होगा। ये रात को खास तौर पर अहम है। बहरहाल आप ख्वाह कितनी ही देर कर रहे हों, यह आपकी जिंदगी को खतरे में डालने के काबिल नहीं है। पहला इशारा जो आप थक रहे हैं वो आमतौर पर मुनक़ते होने का एहसास और सोच की एक खास सुस्त रवि है। अगला, आपके रद्दअमल सुस्त हो जाते हैं। जल्द ही आप अपने आप को जमाई दबाते हुए पाएंगे। थकावट आप पर मराहिल में रेंग रही है। इससे पहले कि आपको ये मालूम हो, सोने की ख्वाहिश नाकाबिल तलाफी हो चुकी है और इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। आपको गाड़ी चलाने के लिए तिब्बी तौर पर फिट होना चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाने का इरादा रखते हैं तो कुछ दवाएं नहीं लेनी चाहिए। अगर आप थकावट, बीमार महसूस कर रहे हैं तो गाड़ी ना चलाएं। सर्दी भी आपके लिए गाड़ी चलाना गैर महफूज बना सकती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप इर्तिकाज खो रहे हैं या ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अपनी रफ्तार कम करें और अपने आप को रद्दअमल जाहिर करने के लिए मजीद वक्त दें। आप जो भी दवाएं ले रहे हैं उसे चेक करें कि आया वो आपकी गाड़ी चलाने की सलाहियत को मुतासिर करती हैं। खांसी और बुखार की दवाएं भी आपको गुनूदगी में मुब्तला कर सकती हैं। पैक्ट के अंदर मौजूद मालूमात को पढ़ें या अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें और दी गई किसी भी सिफारिशात पर अमल करना यकीनी बनाएं। 6.2 बीमारी और दवाएं अध्ययनों से पता चलता है कि थकान या थकावट मोटरवे पर होने वाली बहुत सी मौतों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि इसे अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं में कम बार शामिल किया जाता है, फिर भी यह ध्यान में रखने योग्य एक प्रमुख कारक है। गाड़ी चलाते समय थकान का सबसे आम कारण संभवतः शारीरिक परिश्रम और एकरसता का संयोजन है। आखिरकार, लंबे समय तक कार चलाने से आपकी मांसपेशियों को कुछ काम की जरूरत होती है। साथ ही, व्यस्त, शोर शराबे वाली सड़क पर गाड़ी चलाने से आपकी आंखें और कान दोनों थक जाएंगे। बिना ब्रेक लिए बहुत देर तक गाड़ी न चलाएं। जैसे ही ऐसा करना सुरक्षित और कानूनी हो, इसे रोकें। यदि आप थके हुए हैं, तो आराम करने और खुद को तरोताजा करने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रुकें। यदि तुरंत रुकना संभव न हो तो ताजी हवा आने के लिए खिड़की खोल दें। ताजी हवा या व्यायाम थोड़े समय के लिए तो मदद कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक प्रभावी नहीं होगा। तंद्रा से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका एक छोटी सी झपकी लेना है। यदि आप आराम और ताजगी के लिए नियमित रूप से रुकने की योजना बनाते हैं तो आपकी एकाग्रता को बहुत लाभ होगा। ये रात में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आखिरकार, आप चाहे कितनी भी देर से पहुंचे, अपनी जान जोखिम में डालना कभी उचित नहीं है। पहला संकेत कि आप थक रहे हैं, आमतौर पर वियोग की भावना और विचार की एक निश्चित धीमी गति है। आगे, आपकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। जल्द ही आप पाएंगे कि आप उबासी को दबा रहे हैं। थकान आप पर धीरे धीरे हावी हो रही है। इससे पहले कि आप इसे जानें, सोने की इच्छा अप्रतिरोध्य हो गई है और इसे दूर नहीं किया जा सकता है। आपको गाड़ी चलाने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। यदि आप गाड़ी चलाने का इरादा रखते हैं तो कुछ दवाएं नहीं लेनी चाहिए। यदि आप थका हुआ, बीमार या अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो गाड़ी न चलाएं। यहाँ तक कि सर्दी भी आपके लिए गाड़ी चलाना असुरक्षित बना सकती है। यदि आप पाते हैं कि आप एकाग्रता खो रहे हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अपनी गति कम करें और प्रतिक्रिया करने के लिए खुद को अधिक समय दें। आप जो भी दवा ले रहे हैं उसकी जांच करें कि क्या वे आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। यहाँ तक कि खांसी और बुखार की दवाएं भी आपको उनींदा बना सकती हैं। पैकेट के अंदर मौजूद जानकारी पढ़ें या अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लें।
और दी गई किसी भी सिफारिश का पालन करना सुनिश्चित करें। गोल प्रभाव वाले कारक 6.6.3 शराब 6.6.4 अवैध औषधियां अपने आप को केंद्रीय दृश्य क्षेत्र में, ये बिल्कुल सच है। जिस चीज पर वे ध्यान नहीं देते वो है उनकी परिधीय दृष्टि का क्रमिक ह्रास। आखिरकार आप उस चीज से अनजान रहते हैं जिसे आप समझ नहीं सकते जब तक कि बहुत देर न हो जाए। शराब का असर कितने समय तक रहता है? यदि आप शराब पीते हैं तो गाड़ी न चलाएं। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो शराब न पिएं। शराब आपकी सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने की क्षमता को कम कर देगी। आपको पता होना चाहिए कि आपके रक्त प्रवाह में शराब के साथ गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक है, और यदि आप इसके प्रभाव में गाड़ी चलाते या गाड़ी चलाने का प्रयास करते हुए पकड़े जाते हैं तो गंभीर दंड का प्रावधान है। कानून के तहत मोटर वाहन के किसी भी चालक में रक्त अल्कोहल सामग्री पाए जाने पर उसका लाइसेंस खो दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा और या जेल भेजा जाएगा। अल्कोहल की बहुत कम मात्रा से शारीरिक समन्वय प्रतिक्रियाएं बाधित होती हैं। याद रखें कि बियर के एक पिंट में 6 सेंटीलीटर 40% स्प्रिट के बराबर अल्कोहल होता है। अधिकांश लोग दावा करेंगे कि कुछ पेय पदार्थों से उनकी आंखों की रोशनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वास्तव में अगर हम सीमित हैं 124, यदि आप किसी पार्टी या बार में हैं और आपके पास पीने के लिए बहुत कुछ है, मान लीजिए 25 सेंटीलीटर स्प्रिट या 6 पिंट बियर के बराबर, तो आपके पीने बंद करने के 12-15 घंटे बाद तक आपका शरीर ऐसा नहीं करेगा। पुनर्तः शराब मुक्त हो, इसका मतलब ये है कि यदि पार्टी आधी रात के बाद बंद हो जाती है तो आप अभी भी प्रभाव में रह सकते हैं और अगली सुबह गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में करने के लिए केवल एक ही काम है, उस दिन बिल्कुल भी गाड़ी चलाने की कोशिश न करें, या यदि आपको करना ही है तो एक रात पहले शराब न पिएं। अंत में यदि आप पहले से ही शराब पीते हैं तो आप टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं। क्या उन्मूलन की प्रक्रिया को तेज करना संभव है? नहीं, और 1 घंटे में 40% स्प्रिट का केवल 2 सेंटीलीटर ही समाप्त किया जा सकता है। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि यह एक औसत आंकड़ा है और यह आप पर सटीक रूप से लागू नहीं हो सकता है। जब आप अवैध नशीली दवाओं के प्रभाव में हों तो गाड़ी चलाना अपराध है। इसके प्रभाव अप्रत्याशित हैं, लेकिन शराब से भी अधिक गंभीर हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप घातक या गंभीर सड़क दुर्घटना हो सकती है। ड्राइवर के प्रदर्शन पर दवाओं के प्रभाव पर हमें शायद ही टिप्पणी की आवश्यकता है। 63 ड्राइविंग व्यवहार और सड़क शिष्टाचार। 7.1 विचारणीय महत्वपूर्ण बातें। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान ट्रैफिक और आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर देना चाहिए। कोई भी ध्यान भटकाना खतरनाक हो सकता है और कई चीजें आपका ध्यान खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। मोबाइल फोन, एसएमएस मित्र, यात्री, अलग वाहन चलाना, 63 रेडियो, म्यूजिक प्लेयर, खाना और गाड़ी चलाना, सड़क के बाहर की चीजों को देखना, कार में बच्चे, सही सड़क ढूंढना, वाहन चलाते समय धूम्रपान करना। मोबाइल फोन, लगभग हर किसी के पास मोबाइल फोन है। हम उनका उपयोग दूसरों से बात करने और एसएमएस संदेश भेजने के लिए करते हैं। कुछ लोग अपने फोन का उपयोग ईमेल प्राप्त करने और भेजने या गेम खेलने के लिए भी करते हैं। लगातार जुड़े रहना और सुलभ होना हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य पहलू बन गया है। एक हाथ से मोबाइल फोन पकड़ना और दूसरे हाथ से गाड़ी चलाना निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं है। गाड़ी चलाते समय फोन पर नंबर डायल करने की कोशिश करना वाकई बहुत खतरनाक है। फोन में हैंड्स फ्री एक्सेसरी कॉलिंग को कुछ हद तक कम जोखिम भरा बना देगी, हालांकि अभी भी उचित नहीं है। संघीय कानून के तहत आपको गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है जब तक कि आप हैंड्स फ्री सेट का उपयोग नहीं कर रहे हों। ड्राइविंग व्यवहार और सड़क शिष्टाचार। 125 खल्फिशार 6.7 0.1 गौर करने के लिए अहम चीजें। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक और आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है पर अपनी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। कोई भी खल्फिशार खतरनाक हो सकता है और आपकी तवज्जो के लिए बहुत सी चीजें मुकाबला कर सकती हैं। मोबाइल फोन, एसएमएस, दोस्त, मुसाफिर, एक मुख्तलिफ गाड़ी चलाना, 63 रेडियो, म्यूजिक प्लेयर, खाना और गाड़ी चलाना, सड़क के बाहर चीजों को देख रहे हैं, गाड़ी में बचे, सही रास्ता तलाश करना, गाड़ी चलाते वक्त सिगरेट नोशी। मोबाइल फोन, तकरीबन हर एक के पास मोबाइल फोन है। हम इन्हें दूसरों से बात करने और एसएमएस पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने फोन का इस्तेमाल ईमेल्स वसूल करने और भेजने या गेम खेलने के लिए भी करते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी पहलू बन गया है जो मुसलसल मुंसलिक और काबिल रसाई है। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और दूसरे हाथ से गाड़ी चलाना यकीनन महफूज नहीं। ड्राइविंग के दौरान फोन पर नंबर डायल करने की कोशिश करना वाकई बहुत खतरनाक है।
फोन पर हैंड्स फ्री एक्सेसरी कॉलिंग को किसी हद तक कम खतरा बना देगी, हालांकि अभी भी मशवरा नहीं दिया जाता है। वफाकी कानून के तहत आपको ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है जब तक कि आप हैंड्स फ्री सीट इस्तेमाल न कर रहे हों। ड्राइविंग 6.7 ड्राइविंग के दौरान खलफिशार जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और किसी मुसाफिर या आपके साथ कार में मौजूद मुसाफिरों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप खुद ब खुद गुफ्तगू को मौजूदा ट्रैफिक की सूरत हाल के मुताबिक कर लेंगे। अगर आप ट्रैफिक के मसले को हल करते हुए बात करना छोड़ देते हैं, तो आपके मुसाफिर देखेंगे कि क्या हो रहा है और खामोश रहेंगे। लेकिन जब आप फोन पर गुफ्तगू कर रहे होंगे और अचानक बात करना बंद कर देंगे तो जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं वो उलझन में पड़ जाएगा। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना मुसाफिर से बात करने के मुतरादिफ नहीं है। गाड़ी चलाते हुए आपको कभी भी टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए। एक टाइप करना और भी खतरनाक है। अगर आपके मोबाइल फोन पर कॉल आती है तो इसका जवाब ना दें। इस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि आप महफूज तरीके से रुकने और फिर वापस कॉल करें। रेडियो, म्यूजिक प्लेयर, जीपीएस गाड़ी में रेडियो, जीपीएस डिवाइसेस, म्यूजिक प्लेयर्स और दीगर आलात भी आपकी तवज्जो हटा सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए कभी भी गाड़ी में किसी भी आलात को तरतीब देने या पेचीदा एडजस्टमेंट करने की कोशिश न करें। रुकिए और महफूज तरीके से जरूरी एडजस्टमेंट करें। गाड़ी में बचे छोटे बच्चे ये नहीं समझते कि आपको ट्रैफिक पर तवज्जो मरकूज करनी होगी और आपकी मदद करने के काबिल न होने के बावजूद आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर मुमकिन हो तो अपने साथ कोई ऐसा शख्स रखें जो गाड़ी चलाते वक्त छोटे बच्चों का जिम्मेदार हो। बच्चों को कभी भी गाड़ी में घूमने ना दें। इन्हें बिठाया जाना चाहिए, उनके लिए बनाई गई खुसूसी निशिस्तों में अच्छी तरह से महफूज होना चाहिए। मुसाफिरों, आपके साथ सफर करने वाले मुसाफिरों को इस बात का एहतराम करना चाहिए कि आपको सड़क और ट्रैफिक पर तवज्जो देने की जरूरत है। जब आप गाड़ी चला रहे हों तो इन्हें आपके इर्तिकाज में दखल अंदाजी करने की इजाजत ना दें। खाना पीना, सिगरेट नोशी, खाना पीना या सिगरेट नोशी भी आपको सड़क पर तवज्जो मरकूज करने से हटा देगी। इन्हें आपकी तवज्जो तकसीम करने की बजाय रुकें और वक्फा करें। 6.8 ट्रैफिक के जराइम और जुर्माने सजाओं की मिसालें। दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों की तरह मोटर गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवरों को ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर सजा दी जा सकती है और जुर्माने, मुआवजा अदा करने या जेल की सजा का हुक्म दिया जा सकता है। बुनियादी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं और उसमें ऐसे जराइम शामिल हैं जैसे रफ्तार की हद को तोड़ना, सिर्फ ट्रैफिक लाइट के जरिए गाड़ी चलाना, फिट ब्रेकों में खराबी है, नाक़िस रास्ता का निजाम, सीट बेल्ट पहनने में नाकामी, ममनुआ लाइन को उबूर करना, ना ओवरटेकिंग के निशान को नजरअंदाज करना, किसी ना रुकने वाले इलाके में रुकना, एक निशान जद बस स्टॉप पर या माजूर अफराद के लिए मुख्तस जगह पर पार्किंग। समय ध्यान भटकना जब आप वाहन चला रहे हों और अपने साथ कार में बैठे किसी यात्री या यात्रियों से बातचीत कर रहे हों, तो आप वर्तमान ट्रैफिक स्थिति के अनुसार बातचीत को स्वचालित रूप से समायोजित कर लेंगे। यदि आप ट्रैफिक समस्या का समाधान करते समय बात करना बंद कर देते हैं, तो आपके यात्री देखेंगे कि क्या हो रहा है और वे चुप रहेंगे। लेकिन जब आप फोन पर बातचीत कर रहे हों और अचानक बात करना बंद कर दें तो जिससे आप बात कर रहे हैं वो भ्रमित हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना किसी यात्री से बात करने जैसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ी चलाते समय आपको कभी भी टेक्स्ट संदेश नहीं पढ़ना चाहिए। एक टाइप करना तो और भी खतरनाक है। यदि आपके मोबाइल फोन पर कोई कॉल आए तो उसका उत्तर न दें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप सुरक्षित रूप से रुक न सके और फिर वापस कॉल करें। रेडियो, म्यूजिक प्लेयर, जीपीएस वाहन में रेडियो, जीपीएस उपकरण, म्यूजिक प्लेयर और अन्य उपकरण भी आपका ध्यान भटका सकते हैं। वाहन चलाते समय कभी भी वाहन में किसी भी उपकरण को स्थापित करने या उसमें जटिल समायोजन करने का प्रयास न करें। रुकिए और सुरक्षित रूप से आवश्यक समायोजन करें। कार में बच्चे, छोटे बच्चे यह नहीं समझते कि आपको ट्रैफिक पर ध्यान केंद्रित करना है और जब आप मदद करने में सक्षम नहीं होंगे तब भी वे आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। यदि संभव हो तो गाड़ी चलाते समय अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को रखें जो छोटे बच्चों के लिए जिम्मेदार हो सके। बच्चों को कभी भी वाहन में इधर उधर न घूमने दें। उन्हें उनके लिए बनाई गई विशेष सीटों पर अच्छी तरह सुरक्षित बैठाया जाना चाहिए। यात्रियों, आपके साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को इस बात का सम्मान करना चाहिए कि आपको सड़क और यातायात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप गाड़ी चला रहे हों तो उन्हें अपनी एकाग्रता में दखल न देने दें। खाना पीना, धूम्रपान करना, खाना, शराब पीना या धूम्रपान भी आपका ध्यान सड़क पर केंद्रित करने से भटकाएगा। रुकें और थोड़ा आराम करें, न कि उन्हें आपका ध्यान बांटने दें।
6 8 यातायात अपराध और दंड के उदाहरण अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की तरह मोटर वाहनों के मालिकों और ड्राइवरों को यातायात उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है और जुर्माना, मुआवजा देने या जेल की सजा का आदेश दिया जा सकता है। बुनियादी नियमों के उल्लंघन पर प्रतिबंधों द्वारा दंडित किया जाता है और इसमें ऐसे अपराध शामिल हैं: गति सीमा तोड़ना, लाल ट्रैफिक लाइट के माध्यम से गाड़ी चलाना, खराब फुट ब्रेक होना, दोषपूर्ण निकास प्रणाली, सीट बेल्ट न पहनने पर निषेधात्मक रेखा को पार करना, नो ओवरटेकिंग साइन की अवहेलना करना, नो स्टॉपिंग क्षेत्र में रुकना, चिन्हित बस स्टॉप पर या विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थान पर पार्किंग। विकास का अहंकार चरण क्या है? 1. आप 18 वर्ष की आयु तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं ले सकते? नियम चरण को परिभाषित करें। अपरिपक्वता दुर्घटना के आंकड़ों को बढ़ाने में कैसे मदद करती है? 5. अनुभवी और अनुभवहीन ड्राइवरों के बीच मुख्य अंतर क्या है? 6. क्या कुछ व्यक्तित्व लक्षण दूसरों की तुलना में अधिक बार संघर्ष का कारण बनते हैं? 7. प्रतिक्रिया गठन क्या है? 64. 8. आवेग को परिभाषित करें। 9. अनुकरण द्वारा सीखना क्या है? 10. यदि आप गाड़ी चलाते समय थकान महसूस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ड्राइविंग व्यवहार और सड़क शिष्टाचार 127